नमस्कार दोस्तों, स्पीड क्लासेस एमपीपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एमपीपीएससी 2014 से लेके 2018 तक के भूगोल के प्रश्न। जो पेपर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, जिसमें क्या आता है, भूगोल, भारत का भूगोल और मध्य प्रदेश का भूगोल। तो 2014 से लेके 2018 तक के जो 3 नंबर के जो प्रश्न आते हैं, उनको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, मध्य भारत पठार की भौगोलिक स्थिति का विवरण करें। ठीक है, तो मध्य भारत का पठार जो मध्य प्रदेश की उच्च भूमि का एक पार्ट है, इसमें 5 भाग आते हैं, जिसमें से पहला भाग कौन सा है, मध्य भारत का पठार, और अन्य है मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ऐसे बहुत सारे पठार हैं। पहला पठार है मध्य भारत का पठार। तो इसकी भौगोलिक स्थिति जो है वो कौन सी है, 24 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, जब भी कोई स्थिति हमको बतानी होती है तो हमको पता है कि मान लो ये पृथ्वी है, इसको अगर ये आड़ी लाइन है, ये क्या कहलाती है, अक्षांश, जो इसको बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, और जो खड़ी लाइन होती है उनको हम क्या बोलते हैं, देशांतर लाइन। क्या बोलते हैं, देशांतर लाइन। जब भी हमको किसी की स्थिति बतानी पड़ती है, मान लो इस पॉइंट की हमको स्थिति बतानी है, ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, देशांतर लाइनों से, अक्षांश लाइनों से उसकी स्थिति बताएंगे। ठीक है, जो हमारा भारत है वो कहाँ पर है, मान लो कि ये देशांतर लाइन है, ये अक्षांश है। ठीक है, तो हमारी जो हमारा भारत है वो कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, तो इस लाइन के जो ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, उत्तरी। ठीक है, इस लाइन के नीचे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी। ठीक है, और इस लाइन के जो बाएं साइड होता है इसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी, और जो लाइन के दाएं साइड होता है इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी। ठीक है, तो हमारी जो भारत की स्थिति है वो उत्तर पूर्व में है। कहाँ पर है, उत्तर पूर्व में। तो जो मध्य भारत के पठार की स्थिति है वो 24 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, तथा 74 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी हो गई भौगोलिक स्थिति। ठीक है, इतना लिखेंगे, और एक आप अगर मैप बना देंगे मान लो एमपी का, ठीक है, तो क्या आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए हैं मैंने, क्योंकि इस बार मान लो कि भौगोलिक स्थिति पूछी है, अगली बार क्षेत्रफल पूछ सकता है। ठीक है, तो यह मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। यह दक्षिण में मालवा के पठार, पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में यमुना के मैदान एवं पूर्व में बुंदेलखंड की पठारी भूमि से घिरा हुआ है। ये हमने पूरी स्थिति इसकी बता दी। ठीक है, इतना आप लिख देंगे। वैसे 3 नंबर के जो प्रश्न होते हैं उनमें हमको 3 लाइनें या 10 शब्दों में, 2020 के अकॉर्डिंग 10 शब्दों में हमको जवाब देना पड़ता है। ठीक है, तो जितना पॉसिबल हो उतना अच्छा से अच्छा हम 10 शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको मैप से। तो मैप में देखिए, ये है अपना मध्य भारत का पठार, यहाँ से लेके ये राजस्थान से आया हुआ है, यहाँ से ये उत्तर प्रदेश की तरफ चला गया, तो ये मध्य भारत का पठार है। क्या है ये, मध्य भारत का पठार। इसके नीचे थोड़ा ये बुंदेलखंड का पठार है। ठीक है, ये रीवा का पठार है, ये बघेलखंड का, ये सतपुड़ा मैकाल पर्वत है, और ये क्या है, सबसे बड़ा जो हमारे मध्य प्रदेश में वो क्या है, मालवा का पठार। लगभग 28% भाग, जितना हमारा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है उसका 28% भाग में क्या है, मालवा का पठार। मध्य भारत पठार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,896। ये आपको याद रखना है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। और प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है, 10.68%। तो जो मैंने भौगोलिक स्थिति बताई थी 24 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब कि ये रहा 24 डिग्री 10 मिनट लगभग। ठीक है, यहाँ राजस्थान से आके मध्य प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये जो स्थिति है ये क्या है, मध्य भारत का पठार। 24 डिग्री से लेके कहाँ तक था, 26 डिग्री 48 मिनट तक, मतलब 26 डिग्री ये है, 26 डिग्री 48 मिनट यहाँ समझ लो, तो 26 डिग्री 48 मिनट यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, अब बताना है देशांतर तक। जो आड़ी लाइनें होती हैं वो अक्षांश कहलाती हैं, और खड़ी लाइनें देशांतर। तो देशांतर में जो था वो 74 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर से, मतलब 74 डिग्री ये है अपना। ठीक है, तो 74 डिग्री 10 मिनट यहाँ मान लो। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होता है लगभग कहाँ से, यहाँ से, और कहाँ तक जाता है, 79 डिग्री 18 मिनट। 79 डिग्री कहाँ पर है, ये 79 डिग्री, तो कहाँ तक जाता है, 79 डिग्री, मतलब ये यहाँ तक 79 डिग्री 18 मिनट तक। ठीक है, तो जो ये स्थिति आएगी ये क्या होगी, हमारा मध्य भारत का पठार।
ठीक है, तो इतना क्लियर है, ये चीज़ें याद रखेंगे। बाकी जब हम मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ेंगे तो इसको विस्तार में हम पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दरार घाटी। दरार घाटी को परिभाषित करें। दरार घाटी जो होती है रिफ्ट वैली एक स्थल रूप है, मतलब कि ज़मीन पर होती है, जिसका निर्माण विवर्तनिक हलचल के परिणाम स्वरूप होने वाले भ्रंशन के कारण होता है। जैसे पृथ्वी की जो प्लेटें हैं इनमें क्या होता है, थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस होता है, ये हिलती हैं, तो क्या होता है कि बीच की ज़मीन जो है वो धंस जाती है, तो क्या बन जाती है, दरार। दरार घाटी मतलब एक दरार पड़ गई पृथ्वी में, ठीक है, ज़मीन में क्या पड़ गई, दरार, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, दरार घाटी। भ्रंश घाटियाँ लंबी, सकरी व गहरी होती हैं, ठीक है, बड़ी संख्या में क्या होती है, मिट्टी धंस जाती है तो एक बड़ी दरार बन जाती है, जिससे क्या होता है एक पूरी की पूरी नदी फ्लो हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है तालाब बन सकते हैं। इतनी बड़ी दरार जब बनती हैं तो उनको क्या बुलाता है, दरार घाटी। ये अधिकांश पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती हैं, ठीक है। दरार घाटी कहीं भी हो सकती हैं, बट जो मुख्यतः होती हैं ज़्यादातर दरारें जो पड़ती रहती हैं वो कहाँ पड़ती हैं, पूर्वी अफ्रीका में। तो ये दरार की एक इमेज है, जो अफ्रीका का बंदा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये उसकी ज़मीन में क्या पड़ गई, एक दरार पड़ गई। ये भी एक दरार घाटी की फ़ोटो है, जिसमें क्या हो गया कि एक बड़ी दरार पड़ी है बड़े क्षेत्र में, जिससे क्या हो रहा है, एक नदी फ्लो हो रही है, ठीक है। आजू बाजू क्या है, ऊपर है और नीचे क्या है, एक दरार, ठीक है। तो ये दरार घाटी की एक पिक्चर है, इससे आप समझ गए होंगे कि दरार घाटी क्या होती है। अगला क्वेश्चन है अपसौर व उपसौर। अपसौर व उपसौर का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अपसौर क्या होता है, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसको क्या कहा जाता है, अपसौर। ऐसी स्थिति सामान्यतः 4 से 7 जुलाई के मध्य बनती है। ज़्यादातर 4 जुलाई को क्या होता है, अपसौर होता है। और उपसौर क्या होता है, उपसौर वह स्थिति जब पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होगी तो उसको क्या बोलेंगे, अपसौर। दूरी न्यूनतम हुई तो क्या बोलेंगे, उपसौर, ठीक है। उपसौर की स्थिति उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को बनती है। आप चित्र से समझिए, ये हो गई पृथ्वी की कक्षा, ये अपना हो गया सूर्य, क्या हो गया, सूर्य। ये अगर पृथ्वी इधर है तो ये दूरी मान लो अधिकतम है, ठीक है, तो अधिकतम दूरी को क्या बोला जाएगा, अपसौर, क्या बोला जाएगा, अपसौर। और इधर जो दूरी होगी वो पृथ्वी और सूर्य के बीच कम होगी तो इसको क्या बोला जाएगा, तो इसको क्या बोला जाएगा, उपसौर, ठीक है। एक ट्रिक और है कि तो इसको कैसे याद रखेंगे, जब उप प्रधानमंत्री होता है, उप प्रधानमंत्री, ठीक है, तो जो उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री होता है वो क्या होता है, छोटा, क्या होता है, छोटा, ठीक है। तो उपसौर क्या होगा, छोटा, उपसौर क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। उपसौर छोटा मतलब कि जब दूरी न्यूनतम होगी, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, उप मुख्यमंत्री छोटा होता है मुख्यमंत्री से, तो उप लग गया मतलब कि दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या होगी, न्यूनतम, ठीक है। और क्या होता है, उपस्वर, जब हम उपस्वर लिखेंगे, ठीक है, तो इसकी स्थिति कब बनती है, 3 जनवरी को, ठीक है। तो जो उपस्वर का ऊ है ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है, 3 जनवरी की तरह, ठीक है। तो उपस्वर कब होगा, 3 जनवरी को, ठीक है। और अपस्वर जो होगा कब होगा, अपस्वर जो होगा वो कब होगा, 4 जुलाई को। 3 छोटा है, 4 बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा क्या है, अपसौर, मतलब कि दूरी अधिकतम। 3 छोटा है और जनवरी भी पहले आता है तो 3 जनवरी को क्या होगा, उपसौर। इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आरोही व अवरोही पवनों का अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। तो आरोही पवनें क्या होती हैं, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। तो पर्वत के ढाल से ऊपर की ओर प्रवाहित होने वाली पवनें क्या कहलाती हैं, आरोही पवन, ठीक है। ये पर्वत है, इस पर्वत से ऊपर की तरफ जो पवनें चलेंगी उनको क्या बोलेंगे, आरोही। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, मतलब ऊपर की तरफ। तो अवरोही क्या हो जाएंगी, पर्वत के ढाल से नीचे की ओर प्रवाहित होने वाली पवनें। अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, ये पहाड़ है, ठीक है, तो इससे नीचे की ओर जो पवनें चलेंगी उनको क्या बोलेंगे, अवरोही क्रम। तो आरोही ज़्यादातर दिन में चलती हैं और अवरोही ज़्यादातर रात्रि में चलती हैं, क्योंकि रात्रि में जो होता है पर्वत क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो हवाएं जो है नीचे की ओर चलने लगती हैं। और दिन में क्या होता है, पर्वत गर्म होते हैं तो क्या होता है, पवनें ऊपर दिशा में चलती हैं। अगला है कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है।
ठीक है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर आएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। और जो कर्क रेखा होती है वो क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23 डिग्री 30 मिनट पर स्थित होती है। तो कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है उनकी एक ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है? मित्र पर गमछा झाड़। कौन सी है? मित्र पर गमछा झाड़। तो मी से क्या बनेगा अपना? मिजोरम। त्रा से क्या बनेगा? त्रिपुरा। पा से क्या बनेगा? पश्चिम बंगाल। रा से क्या बनेगा? राजस्थान। गा से क्या बनेगा? गुजरात। माँ से क्या बनेगा? मध्य प्रदेश। छा से क्या बनेगा? छत्तीसगढ़। छा से क्या बनेगा? छत्तीसगढ़। झा से बनेगा झारखंड। ठीक है। तो कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। 8 राज्य आप ऐसे याद रख सकते हैं। और जो कर्क रेखा होती है वो भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा मतलब विषुवत रेखा जो बिल्कुल पृथ्वी को बीच से काटती है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसके जब उत्तर में 23.5 डिग्री जाएंगे, उत्तर में 23.5 डिग्री मतलब ऊपर की तरफ, तो क्या मिलेगी? कर्क रेखा। और भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री नीचे आएंगे तो क्या मिलेगी हमको? ये मकर रेखा। ठीक है। तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों चीज़ें याद रखेंगे। ये ऊपर उत्तरी ध्रुव होता है, नीचे क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। इतनी चीज़ें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम तथा उसकी ऊंचाई बताइए जो नेपाल और सिक्किम सीमा पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, उस पर्वत का नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। क्या है? 8,586 मीटर। वैसे तो देखा जाए अगर, तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? K2 गॉडविन आस्टिन। बट क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है? नेपाल और सिक्किम की सीमा पर। K2 जो गॉडविन आस्टिन है वो पाकिस्तान और चीन की बॉर्डर पर है और ये पाक अधिकृत कश्मीर में है। और कहाँ पर स्थित है? पाक अधिकृत कश्मीर में। ठीक है। तो हमको जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान के उपविभाग बताइए। ठीक है। हमको पता है ये भारत का मैप है। ठीक है। तो ये जो पट्टी होती है ये कौन सी होती है? पश्चिमी तटीय मैदान। ये कौन सी होती है? पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है। तो हमको क्या पूछा है? पश्चिमी तटीय मैदान के उपविभाग। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर? पश्चिमी तटीय मैदान भारत के पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट पहाड़ियों के बीच 50 किलोमीटर की चौड़ाई वाली तटीय मैदान पट्टी है। इसके 3 उपक्षेत्र हैं। उत्तरी भाग जिसे कोंकण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोंकण। मुंबई और गोवा, गोवा बीच को क्या कहा जाता है? कोंकण। और कोंकण मतलब कि गोवा में जो भाषा चलती है वो कौन सी भाषा चलती है? कोंकणी। क्या चलती है? कोंकणी भाषा। और मध्य भाग को कन्नड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्नड़। और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालाबार तट। तो इसको मैप से समझते हैं। ये क्या होता है अपना? ये जो है ये तटीय क्षेत्र है। ठीक है। और ये जो है ये कहलाता है पश्चिमी घाट। ठीक है। तो पश्चिमी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी घाट के जो 50 किलोमीटर का जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है? तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। ये पूर्वी तटीय मैदान है। ये कौन सा है? पूर्वी तटीय मैदान। तो पूर्वी घाट ये जो लंबा है, पूर्वी घाट और पूर्वी तट के बीच में स्थित है, इसको क्या बोलेंगे? पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है। तो हमसे पूछा है पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है। तो पहला होता है कोंकण तट, इसमें मुंबई और गोवा आ जाएगा। ठीक है। ये कहलाता है कन्नड़ तट और जो दक्षिण वाला है वो क्या कहलाएगा? मालाबार तट। तो ये इसके उप विभाग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर प्रवाल भित्ति कहाँ पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है। तो ग्रेट बैरियर प्रवाल भित्ति क्वींसलैंड, कहाँ पर? क्वींसलैंड, जो कि कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। किसकी? मूंगे की दीवार है। मूंगा एक जीव होता है जो एक खोल बनाता है। किसका? चूने का। जब वो मर जाता है तो चूने के जो खोल्स हैं उससे क्या होता है? विशाल दीवार बन जाती है। जीवों मछलियों के रहने के लिए घर बन जाते हैं और ये इतनी लंबी चौड़ी हो जाती है कि इस पर एक पूरा द्वीप का द्वीप बसाया जा सकता है। इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पानी का बगीचा भी कहा जाता है। तो ये जो है ये है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है। ये विश्व की सबसे बड़ी
लंबी मूंगे की दीवार है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ये बहुत ही विशाल है, इस पर पूरा का पूरा द्वीप बसाया जा सकता है। इधर से जहाज इसको क्रॉस नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर जहाज को आना है तो घेर कर आना पड़ेगा, इसको क्रॉस नहीं कर सकता। जब हम अंदर से देखेंगे तो जो ग्रेट प्रवाल भित्ति है वो इस तरह की दिखाई देगी। इसमें मछली भी रहती हैं और बहुत सारे जीव जंतु एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, बट आजकल जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है तो इससे ये क्या है, खतरे में है। इसलिए हर परीक्षा में इसका एक क्वेश्चन आजकल आ रहा है, क्योंकि प्रदूषण से जो मूंगे हैं, जो जीव हैं, उनकी क्या हो रही है, मृत्यु होती जा रही है। अंदर से ये ऐसे दिखाई देंगे, बहुत ही रंग बिरंगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की 2 नदियों के नाम बताइए जो दरार घाटी से बहते हैं और एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो पश्चिम दिशा में नदियाँ बहती हैं वो क्या बनाती हैं, एस्चुरी। ठीक है, और जो पूर्व में गिरती हैं, मतलब कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं नदियाँ, वो क्या बनाती हैं, डेल्टा। क्या बनाती हैं, डेल्टा। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर बनता है। ठीक है, तो नर्मदा नदी, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा माना जाता है, यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है, 13-12। यह मुहाने पर एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है, एस्चुरी। ठीक है, एस्चुरी और डेल्टा में अंतर मैं अभी बताऊंगा। दूसरी नदी जो है ताप्ती नदी, इसके अन्य नाम परीक्षा में पूछे जाते हैं कि सूर्यपुत्री किस नदी को कहा जाता है, तो किसको कहा जाएगा, ताप्ती नदी को। शनि की बहन किस नदी को कहा जाएगा, तो किसको, ताप्ती नदी को। और इसका अन्य नाम है, और इसका एक और नाम है क्या, तापी। पश्चिम भारत की प्रसिद्ध नदी बैतूल के मुल्ताई से निकलकर अरब सागर में गिरती है। लंबाई इसकी है लगभग 740 किलोमीटर, जो मुहाने पर एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनाती है। क्या बनाती है, एस्चुरी। ठीक है, तो पहली हो गई नर्मदा, दूसरी हो गई ताप्ती। तो जो एस्चुरी और डेल्टा है उसका अंतर जो है इस चित्र से स्पष्ट हो जाएगा। एस्चुरी में यहाँ से नदी आ रही है, जो भी मलबा है, गाद है, उसको सीधा समुद्र में धकेल दे रही है नदी। ठीक है, जिससे क्या हो रहा, कोई भी मलबा तट पर जमा नहीं हो रहा। इससे क्या नहीं बन रहा है, डेल्टा नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि नदी का जो वेग था वो बहुत तेज था, कोई भी मलबा गाद जमा नहीं हो रहा है। और डेल्टा में क्या होता है कि बहुत लंबी लंबी नदियाँ जो हैं आकर समुद्र में मिलती हैं, तो उनकी गति जो हो जाती है बहुत ही स्लो हो जाती है। ठीक है, तो नदी कई भागों में विभक्त हो जाती है, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई। तो बीच बीच में क्या है कि जो मलबा जमा हो रहा है वो क्या बनाता है, डेल्टा बनाता है। डेल्टा भी कई प्रकार के होते हैं, पंजा के आकार के होते हैं और कीप के आकार के होते हैं। कई प्रकार के डेल्टा विश्व में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो होती है एस्चुरी होती है, और ये क्या होता है, डेल्टा होता है। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, मलबा आके जमा होता है। तो इतनी चीज़ें हम याद रखेंगे। तो आज के लिए इतने प्रश्न काफ़ी हैं। ये मेंस के हैं, 2014 से लेकर 2018 तक जो आए हुए हैं। और भी प्रश्न हैं जो मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैथ्स मैंने कल से शुरू की थी, बाकी सब्जेक्ट भी मैं जल्द ही शुरू करूँगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।